मैं आज भी उस रात को याद करके कांप उठता हूं। मेरी जिंदगी की सबसे भयानक और डरावनी रात। आज भी जब उस रात की यादें आंखों के सामने घूमती हैं तो रूह कांप जाती है। उस रात हमने जो कुछ देखा, सुना और महसूस किया वो किसी फिल्म या कहानी जैसा नहीं था। ये असली था। और वो जगह, वो गांव, उसे मैं और मेरे दोस्त कभी नहीं भूल सकते। खासकर अजय। अजय मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। एकदम बेफिक्र, निडर और कुछ हद तक सनकी भी। उसको हमेशा कुछ एडवेंचर करने का शौक रहता था। नई नई जगहों पे जाना, खतरनाक जगहों की सैर करना और हॉरर कहानियों में वो बहुत इंटरेस्टेड था। एक दिन उसने हमसे कहा, चलो यार, इस वीकेंड पे एक खास जगह चलते हैं। सुना हुआ गांव, कहते हैं वहां कोई रहता नहीं, लेकिन लोगों ने अजीब अजीब चीजें देखी हैं। मैंने पहले तो मना किया। मैंने उसके बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं। वो गांव जहां एक समय लोग रहते थे, लेकिन अचानक वहां ऐसी घटनाएं हुई कि सब लोग उसे छोड़ ढसकर भाग गए। उस जगह के बारे में कहा जाता है कि वहां एक बूढ़ी औरत, दादी माँ का साया अभी भी मौजूद है। लोग कहते हैं कि अगर उस गांव में किसी ने कदम रखा तो वापस नहीं आता। लेकिन अजय नहीं मान रहा था। उसकी जिद ने आखिरकार हमें तैयार कर दिया। हम 4 लोग थे, मैं, अजय, विक्रम और संजय। सब थोड़े थोड़े डरे हुए थे, लेकिन अजय की बातों ने हमें थोड़ा भरोसा दिलाया। रात को हम कार से उस गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में हम हंसी मजाक करते रहे, लेकिन जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंच रहे थे, एक अजीब सा सन्नाटा हम सबके अंदर बैठता जा रहा था। गांव की एंट्री पर ही एक टूटा फूटा बोर्ड था जिस पर धुंधले शब्दों में लिखा था, यहां आना मना है। अजय ने हंसते हुए कहा, देखो, ये सब डराने के लिए है, असली में कुछ नहीं है। हम भी उसकी हंसी में हंस पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर डर का साया मंडरा रहा था। गांव में घुसते ही एक भयानक सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। हर तरफ टूटे फूटे घर थे, जैसे किसी ने बरसों से उन्हें छुआ भी नहीं था। और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे कुछ सड्ढा हुआ हो। हमने एक पुराना घर देखा जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला हुआ था। अजय ने कहा, चलो यार, अंदर चल के देखते हैं। मैंने मन में कहा, यह पागल हो गया है क्या? लेकिन उसकी बात माननी पड़ी। हम अंदर घुसे तो अंदर का नजारा और भी डरावना था। हर तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पे अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बुजुर्ग औरत धीरे धीरे हंस रही हो। हम सबके पसीने छूटने लगे। संजय ने धीरे से कहा, यह क्या था? अजय ने कहा, अरे कुछ नहीं यार, हमारी ही आवाज की गूंज है। तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? लेकिन हम सबके चेहरे पे डर साफ झलक रहा था। वो आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी। जैसे जैसे हम और अंदर बढ़े, वो हंसी और तेज होती गई। विक्रम ने धीरे से कहा, चलो यहां से निकलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अजय ने कहा, अरे यार, इतना ही तो आया है, कुछ नहीं होगा, ये सब हमारी ही कल्पना है। हमने बाहर जाने का रास्ता देखा, लेकिन जैसे ही हम मुड़े, ऐसा लगा जैसे दरवाजे पे किसी ने हल्का सा हाथ रखा हो। उस अजीब सन्नाटे में एक धीमी सी आवाज आई, कहां जा रहे हो बेटा? अभी तो आए हो। ये सुनकर हमारी रूह कांप उठी। अजय ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में भी डर था। हमने सोचा कि शायद ये हमारा वहम है। हम बाहर जाने लगे, लेकिन हर कदम पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। गांव के उस सन्नाटे में हम फंस चुके थे और अजय का आत्मविश्वास भी अब धीरे धीरे टूटता दिख रहा था। हमने जैसे ही गांव के अंदर कदम रखा था, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। यह सन्नाटा ऐसा था जो किसी भी इंसान की रूह को झकझोर दे। ये उस तरह का सन्नाटा नहीं था जो शांति का एहसास कराता है। यहां का सन्नाटा बेहद भयानक और अजीब था, जैसे किसी मुर्दा घर में होता है। रास्ते के दोनों तरफ टूटे फूटे घर खड्डे थे, जिनके दरवाजे और खिड़कियां खुले हुए थे, जैसे कोई वहां से जल्दबाजी में भागा हो। उन घरों के अंदर अंधेरा था और कहीं कहीं पर पुरानी मिट्टी और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हमें अंदर जाने से पहले ही डर लग रहा था, लेकिन अजय ने हमारा मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, ये सब फिल्मी चीजें हैं, कुछ नहीं होगा। इस गांव में सिर्फ हम 4 ही इंसान हैं, डरने की जरूरत नहीं है।
अजय का आत्मविश्वास देखकर हम भी थोड़े आश्वस्त हो गए और उसके साथ चलने लगे। लेकिन अंदर ही अंदर मैं महसूस कर सकता था कि कुछ गड़बड़ है। हम धीरे धीरे गांव के बीचों बीच पहुंच गए। वहां एक बड़ा सा घर था, टूटे फूटे दरवाजे, जंग लगी खिड़कियां और छत से झूलते पुराने कपड़े। ऐसा लगता था कि यह घर ही इस गांव का दिल था और शायद सबसे पुराना भी। अजय ने कहा, यह रहा वो घर जहां दादी माँ रहती थी। कहते हैं कि यहीं पर उनकी आत्मा अभी भी भटकती है। अगर कोई उसे परेशान करे तो वो उसे छोड़ती नहीं। संजय ने कांपते हुए कहा, तुमने सुना है ना, लोग कहते हैं कि जिसने भी इस घर में कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। विक्रम ने कहा, चलो यार रहने देते हैं, मुझे यहां आकर बहुत अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। लेकिन अजय पर तो मानो जुनून सवार था। उसने कहा, अगर इतनी दूर आए हैं तो वापस जाने का तो कोई मतलब नहीं। यह हमारा लाइफ टाइम एडवेंचर बनने वाला है, यादें बनाने आए हैं, चलो अंदर चलते हैं। अजय ने सबसे पहले कदम बढ़ाया और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा चीखते हुए खुला जैसे वो बहुत समय से बंद हो। दरवाजे के खुलते ही एक घुटन भरी बदबू का झोंका हमारे नथुनों से टकराया। ऐसा लगा जैसे वहां पर कुछ सड़ रहा हो। हम सब ने अपने मुंह पर रुमाल रखा और धीरे धीरे अंदर घुस गए। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हर तरफ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवारों को खरोंचा हो। कमरे में कुछ पुराने बर्तन और ताजिया रखे थे जिन पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। दीवारों पर कुछ पुराने पोस्टर लगे थे जो अब इतने फीके पड़ चुके थे कि पहचानना मुश्किल था। एक कोने में एक छोटा सा मंदिर भी था जिसमें भगवान की मूर्तियां टूटी हुई थीं, मानो किसी ने उन्हें जबरदस्ती गिराया हो। तभी अचानक हम सब ने सुना एक धीमी खौफनाक हंसी जो किसी बुजुर्ग औरत की लग रही थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने बहुत दर्द सहा हो और फिर भी हंसी हो। वो आवाज जैसे हमारे चारों तरफ गूंज रही थी। संजय ने डरते हुए कहा, ये क्या था यार, ये आवाज आई कहां से? अजय ने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, अरे शायद हवा के झोंके से कोई दरवाजा या खिड़की हिली होगी, ज्यादा सोच मत, ये सब हमारे ही दिमाग का खेल है। लेकिन मैं जानता था कि ये कोई वहम नहीं था। वो हंसी इतनी असली थी कि मेरी रूह तक कांप उठी थी। हम सब एक दूसरे की आंखों में डर देख सकते थे। तभी विक्रम ने एक दीवार की तरफ इशारा किया। उस दीवार पर दादी माँ की एक पुरानी काली सफेद फोटो टंगी हुई थी। उस फोटो में वो बहुत ही खौफनाक नजर आ रही थी। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अजीब सी चमक और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। अजय ने हंसते हुए कहा, यही है हमारी दादी माँ। शायद ये फोटो देखते ही लोग डर के मारे यहां से भाग गए होंगे। विक्रम ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन अजय ने बातों को अनसुना करते हुए कहा, अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ एक रात यहां बिताने आए हैं और ये हमारी जिंदगी का सबसे रोमांचक अनुभव बनने वाला है। हम सब ने थोड़ा बहुत मजाक करते हुए अपनी अपनी जगह बना ली। कमरे के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ पलंग रखा था जिस पर धूल की परतें जमी हुई थीं। हमने उसे साफ किया और उस पर बैठ गए। कुछ देर बाद हमने सोचा कि चलो कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं ताकि यहाँ की रात को थोड़ा आराम से गुजार सकें। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर हमारे होश उड़ीडियच गए। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। अजय ने कहा, शायद हवा के झोंके से दरवाजा बंद हुआ होगा, तुम लोग क्यों इतना डर रहे हो? लेकिन इस बार उसकी आवाज में भी हल्की सी घबराहट थी। तभी हम सब ने उस बुजुर्ग औरत की फिर से खौफनाक हंसी सुनी। इस बार वो और भी नजदीक से आ रही थी, जैसे वो हमारे पास ही खड़ी हो। मेरे पसीने छूटने लगे और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगता था सीने से बाहर आ जाएगी। संजय ने कांपते हुए कहा, हम यहाँ क्यों आए थे? ये जगह सही नहीं है, हम यहाँ से चले चलते हैं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अजय भी अब हिम्मत हारने लगा था। उसने कहा, ठीक है चलो निकलते हैं, शायद हमने गलती कर दी यहाँ आकर। लेकिन जब हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो बंद था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो दरवाजा किसी तरह से खुल ही नहीं रहा था।
हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम इस कमरे में फंस गए हों। अचानक दीवार पर टंगी दादी माँ की फोटो में हलचल हुई। हमें ऐसा लगा कि उनकी आंखें हम पर टिकी हैं और वो हमें घूर रही हैं। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम ने डरते हुए कहा, तुम लोग ने देखा? उनकी आंखें हिली, वो हमें देख रही हैं। तभी दीवार से एक आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? इस गांव को छोड़ो, वरना तुम कभी नहीं जा पाओगे। ये सुनते ही हम सबके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। हम सब उस आवाज को सुनकर पूरी तरह से हिल गए थे। कमरे में चारों तरफ अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जैसे किसी ने अचानक तापमान घटा दिया हो। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए और एक अजीब सा डर हमारे अंदर बैठ गया था। दरवाजा बंद था और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। विक्रम ने धीरे धीरे कहा, भाई, मुझे तो अब इस जगह से बहुत डर लग रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। मुझे लगता है कि हमें यहां से भागने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। अजय, जो पहले सबसे ज्यादा बहादुर था, अब चुपचाप दीवार के एक कोने में बैठा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो भी समझ चुका था कि यहां सब कुछ सामान्य नहीं है। दीवार पर टंगी दादी माँ की फोटो अब और भी डरावनी लग रही थी, जैसे उनकी आंखों में कोई छुपा हुआ क्रोध हो। तभी संजय ने कमरे के एक कोने में रखा एक बड्ढा सा लकड़ी का बक्सा देखा। उस बक्से पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसे बरसों से किसी ने नहीं छुआ। उत्सुकतावश उसने धीरे धीरे उस बक्से को खोलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने बक्से का ढक्कन हटाया, अंदर से एक अजीब सी बदबू निकली, जो किसी गली सड्डी चीज की तरह थी। संजय ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ये क्या है यार? इतनी भयानक बदबू, इस बक्से में कुछ तो है। हम सब धीरे धीरे उस बक्से के पास गए और अंदर झांकने लगे। अंदर एक पुराना लाल रंग का दुपट्टा और कुछ माला मंत्र रखे हुए थे, लेकिन सबसे अजीब चीज जो हमें दिखाई दी वो था एक छोटी सी गुद्दिया। वो गुद्दिया मिट्टी की बनी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी भयानक मुस्कान थी जो किसी का भी दिल दहला दे। अजय ने उस गुद्दिया को उठाते हुए कहा, यार, ये तो किसी तांत्रिक विद्या का हिस्सा लग रही है। इस गांव में जरूर कुछ भयानक हुआ होगा। जैसे ही अजय ने गुद्दिया को हाथ में लिया, अचानक कमरे की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अंधी ताकत हमें वहां से बाहर निकालना चाहती हो। हम सब एक दूसरे को देखते हुए कांपने लगे। तभी दरवाजे के पास से वो खौफनाक बुजुर्ग औरत की आवाज फिर से आई, तुम लोग मेरी चीजों को हाथ क्यों लगा रहे हो? ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है। चले जाओ यहां से, वरना अंजाम बुरा होगा। हम सबका खून जम गया। वो आवाज अब और भी तेज हो चुकी थी। इस बार ऐसा लग रहा था कि वो औरत हमारे बिल्कुल पास खड़ी है। विक्रम ने कांपते हुए कहा, यार, मैंने तो सुना था कि ये सब कहानियां होती हैं, लेकिन ये तो सचमुच की डरावनी हकीकत बन गई है। मुझे नहीं लगता कि हम यहां से जिंदा निकल पाएंगे। अजय, जो अब तक सबसे ज्यादा निडर था, भी कांपते हुए बोला, हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मुझे अब समझ आ रहा है कि गांव के लोग इसे भूतिया गांव क्यों कहते थे। हमने जल्दी से बक्सा बंद किया और कोशिश की कि किसी तरह दरवाजा खोल सकें, लेकिन हर बार जैसे ही हम दरवाजे को खींचते, वो खुद ब खुद बंद हो जाता। ऐसा लग रहा था कि वो जगह हमें जकड़ने की कोशिश कर रही हो। हमने हिम्मत बांधते हुए खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूरे गांव में गहरी धुंध छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह को खुद अंधेरे ने निगल लिया हो। संजय ने हिम्मत करके खिड़की के पास से एक ईंट उठाई और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत से ईंट दरवाजे पर मारी और आखिरकार दरवाजे का एक हिस्सा टूट गया। हम सब तेजी से बाहर भागने लगे। जैसे ही हम गांव के मुख्य रास्ते पर पहुंचे, हमें लगा कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन तभी पीछे से वही हंसी की आवाज फिर से गूंज उठी। इस बार वो हंसी और भी जोरदार और खौफनाक थी। हम सब ने पीछे मुद्दा कर देखा और हमें वो बूढ़ी औरत दिखी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी, जैसे वो हमें अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हो। विक्रम चिल्लाया, भागो, जितनी जल्दी हो सके यहां से भागो। हम सब ने जितना तेज दौड़ सकते थे
दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो औरत इतनी तेजी से हमारे पीछे आ रही थी कि हमारे पसीने छूट गए। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा हमें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। रास्ते में संजय का पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गया। उसने चीखते हुए मदद के लिए हमें पुकारा, लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे उठाए। हम सब बस अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते रहे। जैसे ही हम गांव के बाहर पहुंचे, अचानक वो आवाज रुक गई, लेकिन हमारे पीछे मुद्दते ही हमने देखा कि संजय का शरीर वहां पड़ा था, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं था। अजय ने कांपते हुए कहा, हमने उसे वहीं छोड़ दिया, वो हमें अब कभी माफ नहीं करेगा। विक्रम ने धीरे से कहा, हमें पुलिस को खबर देनी चाहिए, लेकिन कौन मानेगा कि हमने क्या देखा है। अजय ने गंभीर होकर कहा, इस गांव का नाम हमेशा के लिए हमारी रूहों में बस गया है और शायद ये गांव भी हमें कभी न भूल पाए। उस रात के बाद से हम सबके मन में एक गहरा डर बैठ गया था। हम अपने दोस्त संजय को खो चुके थे और उसकी वो खामोश ठंडी आंखें हमारे सपनों में बार बार सामने आ रही थीं। अगले दिन हम सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर उस गांव में ऐसा क्या था जिसने हमारे दोस्त की जान ले ली। हम पुलिस के पास गए, पर उन्होंने हमारी कहानी सुनकर हमें ही पागल करार दे दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, भूत प्रेत की कहानियों से मत डरो। संजय की मौत तो एक हादसा है, उसे छोड़ दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन हम सब जानते थे कि यह महज एक हादसा नहीं था। कुछ था उस गांव में, कुछ इतना भयानक कि इंसान की जान ले सकता था। हम सबके मन में इस बात का यकीन पक्का हो गया था कि हमें अपने दोस्त की मौत का सच जानना होगा, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। विक्रम ने एक पुरानी किताब का जिक्र किया, जिसमें उस गांव के इतिहास के बारे में कुछ छुपा हुआ हो सकता था। उसने इंटरनेट पर गांव का नाम सर्च किया था और उसे पता चला कि कई साल पहले यह गांव भूतिया मान लिया गया था। उसने हमें बताया, किताब के अनुसार कई साल पहले इस गांव में एक बुजुर्ग महिला का हत्या हुई थी। वो महिला लोगों की नजर में तांत्रिक थी और उसके मरने के बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। अजय ने कहा, तो क्या ये वही औरत है जिसने हमें उस रात देखा था? क्या उसकी आत्मा अब भी उस गांव में भटक रही है? सारी बातों के बाद हम सब ने फैसला किया कि हमें एक बार फिर उस गांव में जाना होगा, लेकिन इस बार हम तैयार होकर जाएंगे। हमने कुछ सुरक्षा उपकरण और कैमरे भी खरीदे, ताकि अगर वहां कुछ असामान्य होता है तो हमें सबूत मिल सके। हम सब अपने डर के बावजूद गांव वापस पहुंचे। इस बार हमने गांव में कदम रखते ही कैमरे चालू कर दिए और टॉर्च जलाकर सावधानी से आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हम अब हर छोटी छोटी आवाज पर चौकन्ने हो गए थे। जैसे ही हम गांव के मुख्य चौक पर पहुंचे, हमें वही पुरानी हवा की आवाजें और धुंध महसूस होने लगी। हम सीधे उस पुराने घर के पास गए जहां से हमने पिछले बार डरावनी आवाजें सुनी थीं। विक्रम ने धीरे से कहा, याद है इस जगह की बदबू और वो खौफनाक गुड़िया? हमें यहां का हर कोना ध्यान से देखना चाहिए, शायद कुछ सुराग मिले। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए, दीवारों पर वो अजीब निशान फिर से नजर आए। वो निशान किसी धार्मिक या तांत्रिक प्रतीक जैसे थे, जिनका मतलब हम नहीं समझ सके। तभी अजय ने उस बक्से को देखा जिसे हमने पहले खोला था। इस बार उसमें से कुछ और चीजें भी निकल रही थीं। पुरानी चूड़ियां, लाल सिंदूर और एक छोटा सा आईना जिसमें दरारें पड़ी हुई थीं। उस आईने पर कुछ लिखा हुआ था जो धीरे धीरे पढ़ा जा सकता था, मेरा बदला अभी बाकी है। विक्रम ने आईना हाथ में लेकर कहा, यह सबूत है कि उस औरत की आत्मा अभी भी यहीं है। उसने शायद इस गांव के लोगों पर भी अपना गुस्सा निकाला होगा। हम सब इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी दरवाजे के पास से फिर वही बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भागो यहाँ से, नहीं तो तुम सबको उसी अंजाम का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारे दोस्त ने किया था। हम सबका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन इस बार हमने हिम्मत करके उस आवाज का सामना करने का फैसला किया। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, तू कौन है? तू क्यों हमें डरा रही है? हम तेरी हकीकत जानना चाहते हैं। तभी वो औरत धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, उसकी आंखों में भयानक क्रोध था और उसके बाल उलझे हुए थे। उसने गुस्से से कहा,
तुम लोगों को मुझसे डरना चाहिए था। ये गांव मेरी जागीर है और जिसने भी इसे छोड़ने की कोशिश की उसने अपनी मौत को बुलावा दिया। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? उस औरत ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा नाम दयावंती था। मैं इस गांव की सबसे पुरानी निवासी थी। लोगों ने मुझे तांत्रिक कहा और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया और जब मैं मरने वाली थी मैंने इस गांव को श्राप दिया था कि जो भी यहां रहेगा उसे मेरी तरह तड़पना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर हम सब सन्न रह गए। उसके चेहरे पर वो दर्द और नफरत साफ दिख रही थी जो उसे कई सालों से जकड़े हुए थी। उसने हमें चेतावनी दी, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, लेकिन याद रखना जो कोई भी मेरे गांव की शांति भंग करेगा उसकी आत्मा को कभी चैन नहीं मिलेगा। हम सब ने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया। बाहर आते ही हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे गांव से भाग गए, लेकिन हमारे दिलों में एक डर हमेशा के लिए बस गया था। हम जान चुके थे कि उस गांव का सच क्या था और क्यों लोगों ने उसे छोड़ दिया था। हम उस भयानक रात के बाद गांव से तो लौट आए, लेकिन हमारे मन से डर और बेचैनी का साया हटने का नाम नहीं ले रहा था। दयावंती की बातें, उसका क्रोध और वो भयानक चेतावनी, सब कुछ हमारे दिल और दिमाग में घर कर गया था। हम समझ चुके थे कि जो कुछ भी उस गांव में हुआ था वो किसी सामान्य घटना से कहीं ज्यादा था। एक हफ्ता बीत गया, हमारी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। हम में से कोई भी उस भयानक मंजर को भूल नहीं पाया था, लेकिन तभी एक और अजीब घटना घट गई। एक रात विक्रम के घर के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से खटखटाया। विक्रम ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक सफेद कागज का टुकड़ा उसके पैरों के पास गिरा। वो कागज किसी पुरानी किताब से फाड़ा हुआ लग रहा था। उस पर खून से लिखा हुआ था, तुम वापस आओगे, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विक्रम ने हमें तुरंत ये बात बताई। उस कागज को देखकर हमें एहसास हो गया कि दयावंती की आत्मा अब भी हमसे बदला लेना चाहती थी। हमने कसम खाई थी कि उस गांव में वापस नहीं जाएंगे, लेकिन दयावंती हमें चैन से रहने देने के मूड में नहीं थी। हमने अगले ही दिन इकट्ठा होकर इस बारे में बात की। हमने फैसला किया कि अगर दयावंती का सच जानना है तो हमें उस गांव के इतिहास को और गहराई से खोजना होगा। कुछ दिनों बाद हमने उस इलाके के एक बुजुर्ग व्यक्ति से संपर्क किया जो उस गांव के बारे में जानकार था। उसके पास जाते ही हमने गांव का नाम लिया तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक गई। उसने पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन हमारे समझाने पर वह मान गया। उसने बताया, दयावंती इस गांव की सबसे ताकतवर तांत्रिक थी। कहते हैं कि उसकी मौत से पहले उसने एक भयानक तांत्रिक क्रिया की थी। उसने अपनी आत्मा को उस गांव से बांध दिया था ताकि कोई भी उसकी मौत के बाद भी उसे भुला ना सके। हर पूर्णिमा की रात वो किसी न किसी की जान लेती थी। गांव के लोग उस डर से भाग गए, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से उसे शांति नहीं मिली। हमने उससे पूछा कि क्या उस श्राप से छुटकारा पाने का कोई तरीका है। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, दयावंती की आत्मा को सिर्फ एक ही चीज से चैन मिलेगा, अगर उसके उस आखिरी तांत्रिक अनुष्ठान को तोड़ा जाए। लेकिन इसके लिए तुम्हें उसकी समाधि तक पहुंचना होगा और उसकी आत्मा का शुद्धिकरण करना होगा। पर ध्यान रखना, वो आसान नहीं है। इस प्रक्रिया में कई बाधाएं आएंगी। हम जानते थे कि ये काम खतरनाक है, पर अब हम पीछे नहीं हट सकते थे। हमने तय किया कि हम उस गांव में जाकर दयावंती की आत्मा का शुद्धिकरण करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। रात का अंधेरा फिर से गांव पर हावी हो चुका था। हम सब फिर से उस गांव में दाखिल हुए, लेकिन इस बार हमारे दिलों में डर के साथ साथ एक ठान ली हुई दृढ़ता भी थी। जैसे ही हम गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंचे, हमने देखा कि वहां एक अजीब सी चमक फैली हुई थी। मंदिर के सामने एक छोटा सा गड्ढा था और उसके चारों ओर कुछ तांत्रिक प्रतीक बने हुए थे। हम सब ने अपने दिलों को मजबूत किया और उस मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और हर ओर खून की सूखी बूंदें नजर आ रही थीं। तभी अचानक हमारे कानों में दयावंती की हंसी की आवाज गूंजने लगी। तुम्हें लगा तुम मुझसे छुटकारा पा सकोगे? उसकी आवाज गहरी, डरावनी और गुस्से से भरी हुई थी। हम सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे
लेकिन हमने तय किया था कि अब पीछे नहीं हटेंगे। विक्रम ने उस स्थान पर रखा हुआ एक चाकू उठाया और जैसे ही उसने उस पर कुछ मंत्र पढ़ा, वो चाकू अचानक से गर्म हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हमसे दूर करना चाह रही हो। तभी मंदिर के अंदर से एक भयानक छाया प्रकट हुई। दयावंती की आत्मा, जो आग के गोलों के साथ हमारे सामने आ गई। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखें खून की तरह लाल और उसकी हंसी पूरे माहौल को कंपा रही थी। दयावंती ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग मुझे शांति नहीं दे सकते। मैं मर चुकी हूं, पर मेरी आत्मा अभी भी तड़प रही है और इस गांव के हर इंसान को अपने दर्द का हिस्सा बना दूंगी। विक्रम ने हिम्मत करते हुए कहा, दयावंती, हमें तुम्हारी मौत का अफसोस है, लेकिन तुमने जो किया वो भी गलत था। अगर तुमने अपने श्राप को वापस नहीं लिया तो तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। दयावंती का चेहरा और भी डरावना हो गया। उसने हमारे चारों तरफ आग का एक घेरा बना दिया। हम सबने जोर से चिल्लाकर उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगी, पर उसने हमारी एक न सुनी। तभी अजय ने वो मंत्र पढ़ा जो हमें उस बुजुर्ग ने बताया था। मंत्र पढ़ते ही दयावंती की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसके शरीर से एक धुएं का गुब्बार उठने लगा। वो चीख रही थी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होने लगी और वो पूरी तरह से गायब हो गई। उस रात के बाद गांव का माहौल पहले जैसा शांत हो गया। लेकिन जब हम वापस लौट रहे थे तो विक्रम के कान में किसी ने धीमे से कहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस रात के बाद भले ही हम वापस लौट आए थे, पर हम में से किसी का भी दिल पूरी तरह से शांत नहीं था। दयावंती की आत्मा के साथ हुई आखिरी मुठभेड़ के बाद भी ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अधूरा रह गया है। वह आवाज जो विक्रम के कान में धीमे से आई थी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हमारे दिलों में गूंजती रही। क्या सच में दयावंती ने हमें माफ कर दिया था, या फिर कुछ और बड़ा खतरा अभी हमारे सामने था? वापस लौटने के बाद विक्रम पूरी तरह से बदल गया था। वह चुपचाप रहने लगा था, रातों को नींद में चीखता, अजीब हरकतें करता और बार बार कहता, वो मुझे बुला रही है, मैं उससे दूर नहीं जा सकता। हम सब ने उसे समझाने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था कि उसकी बातों का हम पर कोई असर नहीं हो रहा। वह बस दिन रात एक ही चीज का जिक्र करता, वो गांव मुझे पुकार रहा है। एक रात जब हम सब उसके पास बैठे थे तो उसने अचानक एक चौंकाने वाला खुलासा किया। दयावंती सिर्फ एक तांत्रिक नहीं थी, उसने धीरे से कहा, बल्कि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। वो उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती थी और शायद उसकी इसी गलती का परिणाम है कि उसकी आत्मा अभी तक शांति नहीं पा सकी। उसके इस खुलासे ने हमें और भी ज्यादा डरा दिया। हमने सोचा था कि दयावंती का भूत खत्म हो चुका है, पर उसकी बातें बता रही थीं कि शायद हमने उसकी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अब तक नहीं देखा था। कुछ दिन बाद विक्रम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात हम सब उसके घर इकट्ठा हुए तो हमें अचानक उसकी आवाज सुनाई दी। वह अपने कमरे के अंदर बैठा खुद से बातें कर रहा था। दरवाजे के पास खड़े होकर हम उसकी बातें सुनने लगे। वह कह रहा था, हाँ दयावंती, मैं वापस आऊंगा, तुम मुझे बुला रही हो और मैं तुम्हारी पुकार अनसुनी नहीं कर सकता। हम सब ने उसके कमरे में जाकर उसे झकझोरते हुए पूछा, विक्रम तुम क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? विक्रम ने हमें देखा और उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। तुम नहीं समझोगे, दयावंती मेरे पास आ चुकी है, वो मुझे वापस गांव बुला रही है। हम सब ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारे मना करने के बावजूद अपनी जिद पूरी करने की ठानी। उसने कहा, मैं वापस उस गांव में जाऊंगा और दयावंती की आत्मा को मुक्त करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हमने खुद को बेबस महसूस किया। हमने सोचा कि अगर हम विक्रम के साथ नहीं गए तो शायद वो अकेला ही उस गांव में चला जाएगा, और वहां जाने का मतलब हम सब समझते थे, मौत का दरवाजा। अगली रात हम सब ने तय किया कि विक्रम को अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए हम सब ने मिलकर एक बार फिर उस अभिशप्त गांव की यात्रा का फैसला किया। रात का घना अंधेरा था और चांद की हल्की रोशनी पूरे रास्ते पर अजीब सा माहौल बना रही थी। हर कदम के साथ हमें लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है, पर हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देख सके।
जैसे ही हम गांव के पास पहुंचे, हमें अचानक गांव की झोपड़ियों से धुएं का गुब्बार उठता दिखा। वह धुआं किसी तांत्रिक अनुष्ठान जैसा लग रहा था। हमें लगा कि शायद यह दयावंती की आत्मा का ही असर है। गांव में दाखिल होते ही हमें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ठंड इतनी भयानक थी कि हमारे शरीर कांपने लगे। हमने अपने अपने टॉर्च निकाल लिए, पर उसके बावजूद हमें अंधेरा इतना घना लग रहा था कि हमारी रोशनी भी उसकी गहराई में खोती जा रही थी। तभी विक्रम अचानक रुक गया और बोला, यहीं रुक जाओ, दयावंती का मुझसे मिलना तय है, तुम सब पीछे रहो। हमने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने हमारे हाथ झटक दिए और गांव के पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। हम सब दूर से ही खड़े होकर देख रहे थे। उसकी हरकतें अजीब थीं, मानो उस पर किसी का वश हो। वह मंदिर के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया, दयावंती, मैं आ गया हूं। जो कुछ भी तुम चाहती हो, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे किसी ने विक्रम के चिल्लाने का जवाब दिया हो। उस गूंज के साथ ही हम सबके कानों में वही भयावह हंसी गूंजने लगी जो हमने पहले भी सुनी थी, और तभी विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। हमने डरते डरते उसके पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तभी हमारे रास्ते में एक काले साए ने आकर हमें रोक लिया। वह साया बेहद डरावना था। उसकी आंखें लाल जलती हुई थीं और उसका चेहरा विकृत और भयावह था। वह साया धीमे धीमे हमारी ओर बढ़ने लगा। हम समझ गए कि यह दयावंती की आत्मा थी, जो विक्रम को अपने वश में कर चुकी थी। उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती मंदिर के अंदर घसीटने लगी। हमने हिम्मत जुटाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो साया हमारी आंखों के सामने ही विक्रम को मंदिर के अंदर ले गया और फिर वह दरवाजा बंद हो गया। हमने विक्रम को बाहर निकालने की कोशिश की, पर उस मंदिर के दरवाजे पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने ताला लगा दिया था। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणों के साथ गांव में सन्नाटा था। हम सब थक कर उस मंदिर के बाहर ही बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि कब विक्रम बाहर आएगा, पर वो कभी बाहर नहीं आया। गांव वालों का कहना था कि मंदिर का वह दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। हम समझ गए कि विक्रम ने दयावंती की आत्मा को मुक्त करने की जो कोशिश की थी, उसका परिणाम यह था कि अब वो हमेशा के लिए उसी मंदिर में कैद हो गया। अब भी कई लोग कहते हैं कि उस गांव के पास से गुजरते हुए अगर कोई मंदिर के बाहर कान लगाकर सुनता है तो उसे विक्रम की आवाज सुनाई देती है, जो मदद की गुहार लगा रहा होता है। विक्रम के उस मंदिर में कैद हो जाने के बाद से हमारी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। उस रात जो कुछ भी हुआ था, उसने हमारे दिलों में डर और पछतावे का ऐसा बीज बो दिया था, जो वक्त के साथ और गहरा होता गया। गांव के लोग इस घटना को लेकर भले ही खामोश रहे, लेकिन हम जानते थे कि विक्रम का वहां फंसे रहना हमारी ही जिम्मेदारी थी। मंदिर के बाहर विक्रम की मदद की गुहार अब भी रात की खामोशी में सुनाई देती थी। हर बार जब हवा चलती तो उसकी आवाज हमारे कानों में गूंजती, वो आवाज जो हमें चैन से सोने नहीं देती। हम सब कोशिश कर चुके थे कि उसे उस मंदिर से बाहर निकाल सकें, पर हर बार कोई अदृश्य ताकत हमें रोक देती थी। ऐसा लगता था कि दयावंती की आत्मा ने विक्रम को हमेशा के लिए अपना बना लिया था। कुछ महीने बाद, इन घटनाओं के कुछ महीने बीत चुके थे। हमने कई बार गांव में लौटने की हिम्मत जुटाई, लेकिन हर बार दिल में डर आ जाता था। हमारी जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा जो गांव में बीती उस भयानक रात से पहले का था, और दूसरा हिस्सा उसके बाद का। विक्रम की चीखें और उस काले साए का सामना करना हमारे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तभी एक दिन मुझे एक फोन आया। वो विक्रम का छोटा भाई रवि था, जो विक्रम को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा, भैया, आपने विक्रम को आखिरी बार कब देखा था? उसके सवाल ने मुझे झकझोर दिया। मैंने उसे सब कुछ बताने का फैसला किया, पर डर भी था कि वह हमारे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन रवि ने मुझसे कहा कि वो किसी भी हाल में विक्रम को ढूंढना चाहता है। वो विश्वास करता था कि विक्रम की आत्मा अभी भी उसे किसी न किसी तरह से बुला रही है। रवि ने हम सभी को एक बार फिर गांव जाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, इस बार हम उस मंदिर को खोलने की हर संभव कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमें कुछ न कुछ जवाब मिलेगा। गांव की यात्रा हम सबने रवि के साथ जाने का फैसला किया। हालांकि मन में डर था,
पर विक्रम के लिए हमारी दोस्ती ने हमें हिम्मत दी। जब हम गांव पहुंचे तो वह पहले से भी ज्यादा डरावना और वीरान लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवा थी जो हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस गांव में हर चीज हमारे कदमों को महसूस कर रही है, हर पेड़ पौधा हमें देख रहा है। गांव के बीच में पहुंचते ही हमें मंदिर का वही दरवाजा दिखाई दिया जो विक्रम के बाद कभी नहीं खुला था। रवि ने मंदिर के दरवाजे के पास जाकर कुछ अजीबोगरीब शब्द बुदबुदाना शुरू किया। उसने कहा कि उसने किसी से सीखा था कि इन शब्दों के द्वारा आत्माओं को बुलाया जा सकता है। हम सभी स्तब्ध थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद इससे विक्रम की आत्मा से हमारा संपर्क हो जाए। रवि के मंत्रों के खत्म होते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे पर अजीब सी दरारें पड़ने लगीं। हमारी सांसें थम गईं। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया और अंदर से एक घना अंधेरा हमारे सामने था। हमने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। वहां कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, बस अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे ही हम अंदर गए, हमारे कदमों के नीचे जमीन का कंपन महसूस होने लगा। हमारे कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी और अजीब सी बदबू चारों तरफ फैल गई थी। मंदिर के अंदर की दीवारों पर अजीब से चिन्ह और प्रतीक अंकित थे। वे प्रतीक किसी तांत्रिक विद्या के लग रहे थे। मंदिर के बीच में एक पत्थर की वेदी थी और उसके ऊपर कुछ हड्डियां रखी हुई थीं। रवि ने कहा, शायद यह दयावंती का अनुष्ठान का हिस्सा है। उसने अपनी आत्मा को यहां बांध रखा है और इसी कारण विक्रम भी यहां कैद हो गया। उसकी बात सुनते ही हमारी रूह कांप उठी। तभी हमें मंदिर के एक कोने से विक्रम की धीमी सी आवाज सुनाई दी, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे यहां से बाहर निकालो। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि हमारे दिलों में डर और बेचैनी का तूफान उठ गया। रवि ने तुरंत विक्रम की आवाज की दिशा में दौड़ लगाई और हम सब उसके पीछे गए। मंदिर के एक कोने में हमें एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया जिसके नीचे विक्रम की आवाज से और तेजी से गूंजने लगी। रवि ने पत्थर को हटाने की कोशिश की और हम सब ने मिलकर उसे धक्का दिया। जैसे ही पत्थर हटा, उसके नीचे से विक्रम का अधमरा शरीर दिखाई दिया। विक्रम की आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर में कैद थी, पर वो पूरी तरह से हमारे साथ नहीं था। उसकी आवाज में दर्द और वेदना थी, पर वह हमें देख भी नहीं पा रहा था। उसने सिर्फ एक ही बात कही, दयावंती को यहां से मुक्त करो, नहीं तो तुम सब भी मेरे जैसे हो जाओगे। हमने विक्रम को बाहर निकालने की कोशिश की, पर तभी मंदिर के अंदर की दीवारों पर एक अजीब सा साया प्रकट हो गया। वह साया धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगा और हमने देखा कि वो वही भयानक साया था जो पहले हमने देखा था, दयावंती का भूत। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चेहरे पर विकृत हंसी थी। वो साया विक्रम की ओर बढ़ने लगा और विक्रम दर्द में तड़पने लगा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बचाए। रवि ने अपने पास रखी हनुमान चालीसा की एक पर्ची निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन दयावंती पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसने हमें घूरा और अपनी आवाज में गहरी गूंज डालते हुए बोली, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको इसकी सजा भुगतनी होगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हम सबके पैर थरथराने लगे। रवि ने आखिरी कोशिश के रूप में अपनी कलाई पर पहनी रुद्राक्ष की माला निकाली और उसे दयावंती की ओर फेंका। जैसे ही माला ने उस साए को छुआ, एक तेज रोशनी से पूरा मंदिर चमकने लगा। दयावंती की चीखें पूरे मंदिर में गूंजने लगीं। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हम सबके कान बंद हो गए और फिर कुछ ही पलों में वो साया धीरे धीरे मिटने लगा। उसकी चीखें मंद पड़ गईं और अंत में वह गायब हो गया। मंदिर में एक गहरी शांति छा गई, पर उसकी जगह एक भयानक खामोशी ने ले ली। दयावंती के गायब होते ही विक्रम का शरीर भी निर्जीव हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा दयावंती के साथ ही उस अभिशाप से मुक्त हो गई। हम सब ने विक्रम के निर्जीव शरीर को अपने कंधों पर उठाया और गांव से बाहर लाने लगे। गांव से बाहर आते ही हमने महसूस किया कि मानो एक बोझ हमसे उतर गया हो। विक्रम की कुर्बानी ने दयावंती की आत्मा को शांति दे दी थी, लेकिन हमारे दिलों में उस घटना की यादें हमेशा के लिए बस गईं। कहते हैं कि जो भी उस गांव के पास से गुजरता है, उसे मंदिर से चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें विक्रम की हैं, जो शायद आज भी
उस गांव की काली ताकतों के बीच कहीं भटक रही है। लोग कहते हैं कि रात को उस मंदिर की ओर जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि वहां की खामोशी में अब भी वो चीखें गूंजती हैं। हम सब ने विक्रम की याद में उस गांव से दूर जाकर एक छोटा सा मंदिर बनवाया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। पर सच तो यह है कि वह गांव और वहां की घटनाएं अब भी हमारे मन में एक डर के रूप में बसी हुई हैं। शायद ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी और जो भी उस गांव के करीब जाएगा उसे विक्रम की चीखें सुनाई देंगी।